बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हर बार जब कोई when there is a big turn in the history of रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, आप हमारे साथ रहे हैं। मुझे याद है 2018 में आप हमारे साथ थे, 2016 जब हमने लॉन्च की, फिर 2018 में हमने रिपब्लिक समिट ऑर्गेनाइज की थी मुंबई में, आप वहाँ पे थे, सिर्फ फलाहार किया था। और फिर नवंबर 2019 में रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आप थे, जहाँ पे आपने योगा प्रैक्टिस करते करते हम पर ही प्रैक्टिस कर दी और आपने हमें उठा दिया अपने एक हाथ में, हमने आपको उठाया। और आज मैं यहाँ आकर के अनुभव कर रहा हूँ, मैं बीबीसी से लेकर के वर्ल्ड में लगभग बड़े बड़े स्टूडियोज में गया हूँ, लेकिन जो मैंने आज पूरी रिपब्लिक का ये जो नया उदय है, ये जो देखा है, यह अब तक का अप्रतिम और अविश्वसनीय और अनिर्वचनीय है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए आपकी। ये पिछली बार जब आप आए थे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तो आपने कहा कि पंजा लड़ाते हैं, तो अरे पंजे में आपके बड़ा दमखम है। और मैंने इतनी बड़ी सोच, और सोच से ज्यादा उसका एग्जीक्यूशन, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं, कैरेक्टर के लेवल पर भी, और न्यूज फर्स्ट नहीं नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ। ये है बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारा मनोबल तो बढ़ ही जाता है, हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं स्वामी जी। एंड यू आर अ विनर एंड यू आर अ फाइटर। तो आप जब ये सब कहते हैं हमें, it means our each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is fighter, and you are a fighter and you are a warrior. एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो, एक योद्धा की तरह ही जीना चाहिए। प्रकृति, परमेश्वर ने जो सारी संरचना की है वो ऐसी ही की है, लेकिन व्यक्ति निराशाओं में, हताशाओं में, कुंठाओं में इतना खो जाता है। इसलिए भगवत गीता का विवेकानंद जी से पूछा कि आपको कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रिय है। क्लैप्यमास्म पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमें बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके किसी काम में जब अपने आप को नियोजित करते हैं तो जो हम चाहते हैं वो कर पाते हैं। आप कहां एक पत्रकार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, वो मैंने दुनिया में पहली बार देखा है। एक बहुत साधारण सा पत्रकार एक असाधारण कार्य कर सकता है। एक साधारण किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके संस्कृत बोलने वाला एमएनसीज की बोलती बंद कर सकता है, वो भी हमने करके दिखाया है। लोग कहते थे ये हिंदी पढ़ने वाले, ये संस्कृत पढ़ने वाले, ये क्या करेंगे, इनको इकोनॉमी का कथा नहीं आता है। तो लेकिन आदमी के भीतर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आप में है। स्वामी जी, हमने जब लॉन्च की तो हमें कहा गया आप पत्रकार हो, आप अपनी मीडिया कंपनी, अपनी न्यूज चैनल, अपनी पत्रकारिता में सीमित रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी सीमित नहीं हो सकती, ऐसी सोच ही गलत है। सीमाओं में किसी चीज को नहीं बांधना चाहिए, मगर आपको भी बांधने की कोशिश हुई है। और मैं न्यूज पॉइंट को लेते हुए पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पिछले एक साल में हमने सबने देखा है, जितने लोग इधर हैं, हमारे बड़े बड़े कंपनीज के, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है, मोहनदास पाई जी हमारे साथ है, अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग इधर हमारे साथ हैं, निपॉन के एमडी हमारे साथ हैं। सवाल बहुत बड़ा साम्राज्य है निपॉन का। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि पिछले एक साल में किस तरह के ऊपर नीचे क्या क्या हुए, कैसे पड़ाव हुए? क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ? क्या आपको कभी लगा कि मेरे खिलाफ कौन है? क्योंकि कई लोग यही कहते थे कि सिर्फ पतंजलि के खिलाफ नहीं है, ये जो पतंजलि की सोच है कि फॉरेन एमएनसीज को टक्कर दे, और उसके साथ बड़ी सोच स्वामी जी कि आपने कहा कि स्केल बनाने की जरूरत है, मैक्सिमाइज योर स्केल, छोटा नहीं रहना है, बड़ा बनाना है। और बड़े बड़े एमएनसी, हिंदुस्तान लीवर, उनके साथ आप डायरेक्ट कंपटीशन में आए। आप पिछले एक साल को कैसे देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से हमें बताएं। देखो, आपकी जो बिजनेस फिलॉसफी है, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को भी आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मविस्मृति में नहीं जीना चाहिए। मुझे ही क्यों, किसी को भी क्यों जीना चाहिए? हम
भगवान के अंश हैं, ऋषि शिखाओं के वंशधर हैं। मेरा भोर यहीं से शुरू होता है। मैं 3 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे तक ये मेरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है। मेरे जीवन के 2 ही शब्द हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक रही बात चुनौतियों की, चुनौतियां मेरे सामने क्या, चुनौतियां तो सभी के सामने रही है। रूलिंग पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, अपोजिशन के सामने अलग तरह की चुनौतियां रही, और अभी भी ये चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। और जहां चुनौतियां खत्म हो जाएं, वहां जीवन का मतलब क्या रह जाएगा। यह पूरा अस्तित्व ही चुनौतियों से भरा हुआ है। मैंने सबसे ज्यादा एक बार जरूर पीड़ा का अनुभव किया, जब मैं आंदोलन के समय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, आप यदि संघर्ष करेंगे, सत्ता से टकराएंगे, तो आपके सामने भी प्रश्न तो आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे घसीटा गया, तो मैंने कहा भाई हमारे जितने भी ये 20-20, 30-30, 50-50 लाख की जो फीस लेते हैं एडवोकेट्स, वो भी कहते आप कुछ बोलना मत। मैंने कहा भाई मैं बोलूंगा तो जरूर, क्यों भाई मैं कोई अपराधी हूं। मैंने वहां कहा कि फिर वो बात नहीं बनी, तो मैंने एक दूसरे एंगल से, अब वो नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको कहा कि भाई जज साहिबा को बोलो मुझे बोलने का अवसर जरूर दे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ कहना है। बोले आपने काम तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा गलत क्या किया वो बता दो। पूरी दुनिया में अभी तक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है, उनके पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हमने 100 से ज्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो बना दी जो अब तक काम WHO और पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने करके दिखाया। लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, थायराइड के, हार्ट के, ब्रेन के, आंखों के, कानों के, स्किन के, बोन्स के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। और हमने लाखों लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। यदि डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो हमने डॉक्टर्स के और साइंटिस्टों की इंसुलिन छुड़वाई है। यह हमने काम किया। तो हमने कहा फिर बोले ये काम तो अच्छा है, लेकिन आपने ना वो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आता है। मैंने कहा कानून यदि गलत हो तो मैं अपराधी नहीं हो सकता, वो कानून को चेंज करना चाहिए। आप मुझे कोई ये कहे कि अपने आप को चेंज कर लो, अरे कानून तुम्हारा गलत है तो उसको चेंज करेंगे ना, उसको चैलेंज करेंगे। स्वामी रामदेव को कोई गिलानी नहीं है। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने कोई इनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है, और यही मेरे आत्मबल का कारण है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतना आपने एक्सपेंड किया, कि उनको लगा कि इफ वी हिट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्वामी रामदेव, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बिजनेस पे अटैक नहीं थी, क्रेडिबिलिटी तो आपके ऊपर भी बिल्कुल वही किया गया था, बिल्कुल वही डाल करके कि भाई ये साबित करेंगे कि अपराधी है। लेकिन जेल से भी एक योद्धा और शेर की तरह बाहर निकला और वो करके दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया अब और हैरत में कि अरे इसको तो जितना ज्यादा सताओगे उतने ही ज्यादा आगे पाओगे। जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बिजनेस प्रणाली, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस लॉजिक, ये बहुत बड़ी डिबेट है आज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन बनेगी, 10 ट्रिलियन बनेगी। अभी BVR सुब्रमण्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि 30 ट्रिलियन बन जाएगी। 100 का टारगेट रखा है ना। हाँ 100 का, 100 साल में 100 के बजे जोरदार है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन रखूंगा। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द MNC स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, और आगे जाते हुए क्या MNCs को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? अभी इसके बारे में MNCs हमको एक कंज्यूमर मानती हैं। कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती। हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है?
क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूं भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे, चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा, और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन। हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के हेड्स बैठे, अमूल के जयंत मेहता जी भी इधर बैठे हैं जी, सब लोग इधर बैठे हैं। तो हमारे कैंट अमूल का अमूल्य योगदान है हमारे ये जो सामूहिक सहभागिता के साथ सहकारिता के को एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया सकता है, उसके लिए अमूल के लिए तो जोरदार तालियां बनती है भाई। पर सवाल पर आते हुए क्या आपको लगता है कि आपको टोन डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि आप देखिए, आप अपने कंपनी के कर्ता धर्ता को फाउंडर नहीं है, आप कंपनी के अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो 50,000 करोड़ की टर्नओवर की आज पतंजलि ने बनाई हुई है, इसके आप यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा टोन डाउन रहेंगे? कॉर्पोरेट सोच, लॉयर्स आपके साथ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूं, इनका कभी टोन डाउन हुआ है? जब अर्णव नहीं झुक सकता तो मुझसे प्रश्न पूछने के आप हकदार ही नहीं हो। सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है, और मुझे यह भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना। बात है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया आपने? ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूं, ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। कई माफ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेज को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेज ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, उनके सीईओ ने माफी मांगी। कुछ को तो मैंने माफ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसे छिछोड़ी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई, अभी मैंने बोला, इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिस दिन गलत करूंगा, और जब तक मैंने गलत नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो? तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, ये सब, इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर। और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस की थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है, दुनियादारी ऐसी है। स्वामी जी, आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? आपका बिजनेस टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? अभी थोड़ी समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आने वाली है, मुझे बोला गया, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी व्हाट इज योर बिजनेस टारगेट? क्या आप हिंदुस्तान लीवर के आगे जाना चाहते, यूनिलीवर के आगे जाना चाहते? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है कुछ तो बदला नहीं है।
You don't have anything to do with the money. जी जैसा पहले था स्वामी रामदेव, पूरा जी। स्ट्रक्चर और जी। कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। जी स्वामी जी, स्वामी जी, अमेजिंग, अमेजिंग। ये तुम करके दिखाओ। रेम नहीं हुआ। मैं शर्टलेस वंडर नहीं बन रहा। तो देखो, मेरा टारगेट है ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ प्रोडक्ट फॉर मासेज। ये एक अकेला पतंजलि ब्रांड है, अमूल भी इधर है, वो हमारे इस मामले में प्रोडक्ट फॉर मासेज, प्रोडक्ट फॉर मीडियम क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर प्रीमियम क्लास। अमूल को छोड़ करके कोई दूसरा हमारे इस कंपटीशन में नहीं है। अभी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिग कॉम्प्लीमेंट जैन भाई, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अमूल से हम एक चीज में आगे हैं, अमूल से हम गाय के घी में आगे हैं। वो गाय का घी का ब्रांड हमने ऐसा स्टेब्लिश कर दिया, उसमें कोई हमारे आस पड़ोस में ठहर नहीं सका। बाकी हमारा कंपटीशन वैसे अमूल से था भी नहीं, नेस्ले से जरूर था, आगे भी रहेगा, वो एमएनसी है। अमूल खूब आगे बढ़े, पूरा देश और देश के ब्रांड आगे बढ़े। मैं तो पतंजलि का नहीं, मैं तो रिपब्लिक से लेकर के किसी भी भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उसको फ्री में प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद देश है, देश हित सिर्फ सर्वोपरि है। नॉट जस्ट फॉर पतंजलि। और एक बात कहूं रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारे टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की। तो पूरी हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है। इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? तो लिस्टिंग हो गई तो वो तो आ जाएगी।